हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पैरामेडिकल जो कोर्सेज होते हैं जो कि ट्वेल्थ बेस्ड पर उनकी एडमिशन होती है दोस्तों। यानी कि अगर आपने ट्वेल्थ किया है उसके बाद आप पैरामेडिकल जो कोर्सेज हैं उनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि जीएनएम हो गया, एएनएम हो गया और बाकी के जो डिप्लोमा कोर्सेज हो गए। ठीक है, तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं आगे के लिए, जब भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि 2025 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं या 2026 में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि इसके लिए सिलेबस क्या रहता है जो आपको तैयार करना होता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो जेके भोपी है, जेके भोपी, ओके, यानी बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है, इसके रिगार्डिंग में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है आपका कंडक्ट कराता है। यानी सबसे पहले आपको यहाँ पर सीईटी देना पड़ेगा, कॉमन एंट्रेंस देना पड़ेगा, और एंट्रेंस टेस्ट में जो भी मार्क्स आप स्कोर करोगे उसी बेसिस पर यहाँ पर मेरिट जो है वो तैयार होता है। और आपको वेरियस जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यहाँ पर जो यूटी ऑफ जे एंड लद्दाख में जो भी यहाँ पर कॉलेजेस हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट, तो उसी मेरिट के बेसिस पर आपका ये डिसाइड होता है कि आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज दिया जाएगा या फिर दोस्तों प्राइवेट कॉलेज दिया जाएगा। दोस्तों, अगर हम गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट में अगर आपको यहाँ पर सीट मिलती है तो कम खर्चे के अंदर आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा एज कंपेयर टू द प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं, सारी चीजें हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बोर्ड के बारे में लिखा गया है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट कुछ मेन मेन जो चीज़ें हैं वही यहाँ पर देखने के जो है वो करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 2024 के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो यहाँ पर 2024 में जो एप्लीकेशन फॉर्म्स थे वो यहाँ पर फिलअप होना स्टार्ट हुए थे 22/4/2024 से, और लास्ट डेट रखी गई थी 6/5/2024, यानी कि ये हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, आगे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और वो ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पर सिलेबस क्या होता है जो हमें तैयार करना होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब पैटर्न क्या रहता है एग्जामिनेशन का, ये सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं पहले से तो आप इस वीडियो पर बने रहें, अदरवाइज आप इस वीडियो को अभी के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर कुछ एब्रीवेशंस हैं जिनको आप दोस्तों देख सकते हैं। जैसे कि थोड़ा सा नीचे इसके स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले लिखा है कि भोपी का मतलब क्या होता है कि भोपी का मतलब होता है बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सीईटी की फुल फॉर्म यहाँ पर होती है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसी तरीके से यहाँ पर आप आरबीए के लिए आप देख सकते हो, आरबीए मीन्स रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, यानी जो बैकवर्ड एरिया के रहने वाले हैं उनको यहाँ पर आरबीए सर्टिफिकेट होती है। तो ये यहाँ पर एब्रीवेशंस हैं जो कि यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर लिखिए कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं पैरामेडिकल और जो अदर डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जैसे कि इन्होंने बोला है यहाँ पर मेडिकल, फार्मा असिस्टेंट, लेब असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, जैसे कि यहाँ पर और भी दिया गया है सैनिटरी इंस्पेक्टर, ओटीटी टेक्नीशियन, आईएसएम डायलिसिस जो टेक्नीशियन, डी फार्मेसी, साइकोथेरेपी असिस्टेंट वगैरह, जितने भी कोर्सेज हैं, ईटीसी आगे दिया है एटेस्ट्रा। तो जितने भी इस तरीके के कोर्सेज हैं, अगर आप इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसे शुरू में ही मैंने आपको बताया कि ये ट्वेल्थ बेस्ड यहाँ पर पैरामेडिकल मतलब कोर्सेज हैं जिनमें ट्वेल्थ के बेसिस पर यहाँ पर एडमिशन दी जाती है, लेकिन आपको यहाँ पर सबसे पहले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में बैठना होता है। ठीक है,
तो एलिजिबिलिटी में क्या लिखा है, सबसे पहले आपके पास डोमिसाइल होनी चाहिए यूटी ऑफ जेएंडके या फिर यूटी ऑफ लद्दाख की आपके पास डोमिसाइल होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों नॉट हैव क्रॉस्ड मैक्सिमम एज 35 ईयर्स, 35 साल से ज्यादा की आपकी एज नहीं होनी चाहिए, जैसे 1/1/2024 यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरीके से जब आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई करोगे तो 1/1/2000 जो 25 है, तो 1/1/2025 तक आपकी जो एज है वो 35 ईयर्स से मतलब ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों आपके पास 12th क्लास की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, यानी 12th आप पास होने चाहिए पीसीएम सब्जेक्ट से, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए विद साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जैसे आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। और इंग्लिश में कम से कम 40 मार्क्स जो हैं आपके 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। एंड इंग्लिश सिक्योरिंग मिनिमम 40% एग्रीगेट में, सॉरी मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हो गया और इंग्लिश हो गया, इस तरीके के सब्जेक्ट, तो जो एग्रीगेट मार्क्स आपके होंगे तो ये परसेंटेज आपकी कम से कम 40% तो होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो भी अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, या मतलब 12th क्लास में आप अपीयर हुए हो या फिर आपका रिजल्ट जो है वो अभी तक नहीं आया है, तो यहाँ पर बोर्ड की ओर से कहना है कि वो भी यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट जब आपका होगा या जब आपकी डेट ऑफ काउंसलिंग होगी, उस टाइम पर आपको जो अपना रिजल्ट है वो मतलब तब तक के लिए आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर आपको दिखाना होता है जब आपकी एडमिशन होगी, तो उस टाइम पर आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके वहां पर मांगे जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों जीएनएम कोर्स के लिए यहाँ पर आप देख लीजिए, अब यहाँ पर जीएनएम कोर्स लिखा है, तो जीएनएम कोर्स के लिए भी आपके पास डोमिसाइल होनी चाहिए, 17 साल से बी 17 ईयर्स ओल्ड एंड नॉट मोर, 17 साल की कम से कम आपकी एज होनी चाहिए, 35 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए जीएनएम कोर्स के लिए। और इसी तरीके से 40% आपके जो है वो मार्क्स होने चाहिए साइंस या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से, जिससे भी आपने 12th पास किया है उसमें आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। ओपन मेरिट में अगर आप आते हैं, तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 35% मार्क्स तो आपके कम से कम होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो भी अपीयरिंग है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब आपकी काउंसलिंग वगैरह होगी उस टाइम पर आपकी जो रिजल्ट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ओके। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाउ एवर फॉर लेटरल एंट्री टू जीएनएम कोर्सेज कैंडिडेट हैविंग डिप्लोमा इन एफएमपीएचडब्ल्यू एमएमपीएचडब्ल्यू एएनएम कोर्स रजिस्टर्ड विद पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल भी एलिजिबल, मतलब यहाँ पर लेटरल एंट्री जीएनएम कोर्सेज के लिए लेटरल एंट्री वालों के लिए बताया गया है कि जिनके पास डिप्लोमा है, जैसे एफएमपीएचडब्ल्यू क्या या एमएमपीएचडब्ल्यू क्या या एएनएम कोर्स का रजिस्टर्ड विद जेएंड के पैरामेडिकल काउंसिल से जो भी हैं, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है यहाँ पर जीएनएम कोर्स के लिए। एंड देयर विल बी नो एज बार फॉर सच कैंडिडेट, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए कोई भी यहाँ पर एज बार जो है वो नहीं रखा गया है, यानी चाहे आपकी जितनी भी एज है आप यहाँ पर जो है मतलब आपको यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर यहाँ पर दोस्तों रजिस्टर्ड एएनएम विद 40% मार्क्स, यानी रजिस्टर्ड एएनएम आप होने चाहिए और 40% मार्क्स के साथ मेडिकली आप फिट होने चाहिए, क्योंकि आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं। और जो भी अपीयरिंग है 12th क्लास में अपीयरिंग है, आपका रिजल्ट वगैरह नहीं आया, उन कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर बताया गया है आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट जब आपका होगा या जब आपकी डेट ऑफ काउंसलिंग है तब तक के लिए जो है वो आपका रिजल्ट जो है मतलब कंप्लीट हो जाना चाहिए, डिक्लेयर हो जाना चाहिए। फिर एएनएम कोर्स की अगर हम बात करें तो एएनएम कोर्स के लिए क्या है, सबसे पहले डोमिसाइल तो होनी चाहिए, 17 साल की कम से कम आपकी एज होनी चाहिए और 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से आप 12th पास होने चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, साइंस या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से, लेकिन 40% मार्क्स आपके एग्रीगेट जो है वो होने चाहिए 12th क्लास में। मेडिकली आप फिट होने चाहिए। इसके अलावा अगर 12th का रिजल्ट नहीं आया तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए जब तक के लिए यहाँ पर आपकी काउंसलिंग वगैरह होगी तब तक के लिए आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर
हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन कोर्स इन सिक्किम सोरा श्रीनगर में जो कराया जाता है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या कुछ एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले डोमिसाइल होनी चाहिए, इसके लिए भी 17 साल कम से कम आपकी एज होनी चाहिए और 28 साल से ज़्यादा इसके लिए आपकी एज नहीं होनी चाहिए। 12th पास आप होने चाहिए इन एनी स्ट्रीम, मतलब 12th में कोई भी आपके सब्जेक्ट हो, लेकिन आप 12th पास होने चाहिए। 50% मार्क्स तो कम से कम आपके होने चाहिए या फिर इससे ज़्यादा। ओपन मेरिट में अगर आप आते हैं और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 40% मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए, या फिर इससे ज़्यादा हैं तो अच्छी बात है। ओके, फिर दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी में आप देख सकते हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी में कुछ कैटेगरीज हैं और आगे नीचे लिखा गया है कि कितना रिजर्वेशन का इनका परसेंटेज है, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। मैं हर वीडियो में ये आपको बताता हूँ, इसमें भी आप यहाँ पर देख लीजिए अपनी कैटेगरी के हिसाब से कि कितना रिजर्वेशन का यहाँ पर परसेंटेज जो है वो रखा गया है कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ और हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया सबसे पहले बोर्ड ने ऐसा बताया है दोस्तों कि बोर्ड जो है वो फीस के रिगार्डिंग में, मतलब जो कॉलेज आपका जो भी कॉलेज आपकी फीस मतलब आपको देनी पड़ती है, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो इससे बोर्ड का कोई भी कनेक्शन नहीं है फीस को लेकर खास तौर से, ठीक है। तो ये अगर जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और जिस भी ईयर दोस्तों आप लेना चाहते हैं, जिस भी साल आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2025 में आप एडमिशन ले रहे हैं किसी कॉलेज में, तो आप एक बार उस कॉलेज से कंफर्म कर सकते हैं कि इस साल वो जो कॉलेज है वो कितनी फीस जो है वो ले रहा है, ठीक है। तो वो आपको खुद से भी जो है पता करना है, इसके लिए बोर्ड की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर पैरामेडिकल डिप्लोमा जीएनएम एएनएम कोर्सेज की, तो यहाँ पर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट देख लीजिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट। ट्यूशन फीस यहाँ पर नील बताई गई है और यहाँ पर आगे बताया गया कि 6,000 रुपया जो है हर साल आपको लगेगा फॉर पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। मतलब जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है, मतलब मान लीजिए आपने पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से जो आपको मिला है, तो आपको हर साल यहाँ पर 6,000 रुपये लगने वाला है। वेयर इज 9,000 पर ईयर फॉर, जबकि 9,000 रुपये जीएनएम कोर्सेज के लिए आपको यहाँ पर लगने वाला है गवर्नमेंट कॉलेज से, ठीक है। पैरा मेडिकल डिप्लोमा कोर्स में अगर आप एडमिशन ले रहे हो साल का यहाँ पर कितना 6,000 देना पड़ेगा। जीएनएम कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो साल का 9,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर आप देख लीजिए, इसके बारे में पहले से बता दिया गया है यहाँ पर। और फीस जो है दोस्तों हर साल चेंज भी हो सकती है, तो यहाँ पर जो भी फीस है ये आपको एक तरह से माइंड में लेकर चलना है। और मैंने आपको जैसे कि ऑलरेडी बताया कि जो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा उसमें फीस जो है वो कम होगी एज कम्पेयर टू द प्राइवेट कॉलेज। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फीस सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरीके से फिल करना है, तो ये ऑनलाइन मोड से ही सबमिट किया जाएगा। इसके लिए आपको www.jkbhopi.gov.in पर जाना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसी साइट पर जाकर, भोपी की साइट पर जाकर आपको ऑनलाइन मोड से फॉर्म जो है वो फिल करना है। और फॉर्म की जो फीस है वो यहाँ पर 1,000 रुपया रखी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये जो फीस है 1,000 रुपये, ये आपको ऑनलाइन मोड से पे करना है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया। इस तरीके से आपको ये जो फीस है दोस्तों ये पे करनी है, ठीक है। ऑनलाइन ही यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट किए जाएंगे। और जो आप फॉर्म फिलअप करोगे दोस्तों वो आपको किस तरीके से फिल करना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ टू बी सबमिटेड एज फॉलो। तो इस तरीके से आपको अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। यहाँ पर देखिए सैंपल के तौर पर बताया गया है, जैसे सबसे पहले आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखना है, अपना नाम लिखना है फॉर्म पे, और इसी तरीके से ये जो लेटर है इन बॉक्सेस में जो है फिल करना है। इस तरीके से आपको अपना नाम फिल करना है, जैसे ये वीरेंद्र शर्मा जी हैं, सैंपल के तौर पर बताया गया है, इस तरीके से आपको अपना नाम लिखना है।
फादर नेम है, देखिए इन्होंने किस तरीके से फिल किया, आपको भी इसी तरीके से फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने किस तरीके से यहाँ पर फॉर्म पे फिल की है, आपको भी इसी तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, ठीक है। तो ये सैंपल इसलिए दिखाई जाती है ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना करो जब आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट करो, यानी फिलअप करो, तो उस टाइम पर आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो, इसलिए ये दिखाया जाता है यहाँ पर सैंपल के तौर पर। और साथ ही साथ यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको अपलोड करनी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर डोमिसाइल ऑफ जे&के लद्दाख जो भी आपके पास है वो आप अपलोड करोगे। फिर जो भी आपके मार्क्स सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे 12th आपने किया है तो 12th के जो मार्क्स कार्ड होगा वो आपको अपलोड करना है। इसके अलावा 10th का डिप्लोमा या फिर मार्क्स कार्ड आप जो है अपलोड करोगे। ये इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, तो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपसे 10th की मार्कशीट जो है वो ली जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास कोई भी मतलब किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं, उसका आप बेनिफिट जो है वो लेना चाहते हैं, तो वो भी आप अपलोड करोगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिप्लोमा रजिस्टर्ड विद जे&के पैरामेडिकल काउंसिल, मतलब आपने अगर कोई कोर्स किया है और रजिस्टर्ड है जे&के पैरामेडिकल काउंसिल से, तो अलोंग विद मार्क्स कार्ड ऑफ द डिप्लोमा, मार्क्स कार्ड जो भी होगा डिप्लोमा का, तो वो आप जो है अपलोड करोगे, ठीक है। ये उनके लिए है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर, जो लेटरल एंट्री कैटेगरी के अंडर में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको ये अपलोड करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको फोटो भी अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और थंब का इंप्रेशन भी अपलोड करना है, ठीक है। और इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, यानी फोटो, सिग्नेचर और आपका जो थंब इंप्रेशन है इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, या तो जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना है, जिसका साइज दोस्तों 10 से लेकर 50 केबी तक अगर होगा तो ये अपलोड हो जाएगा, ओके। जो फोटोग्राफ है वो क्लियर होना चाहिए और लेटेस्ट होना चाहिए दोस्तों। और फोटो के साथ साथ नीचे अपना नाम भी आपको लिखना है इस तरीके से, और जिस भी डेट को आपने ये जो मतलब यहाँ पर ये जो डेट है ये भी आपको मेंशन करनी है अपने फोटोग्राफ के नीचे, ओके। तो ये सैंपल के तौर पर बताया गया है। ये तो 1/1/2024 की डेट है, आगे चलकर जैसे 2025 में आप अप्लाई कर रहे होंगे तो उस टाइम पे डेट कुछ और होगी, लेकिन इसी तरीके से आपको जो है अपना फोटोग्राफ जो है वो यहाँ पर अपलोड करना है, ओके। और फोटो के नीचे आपका जो नेम है और डेट है वो बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए, और साथ ही साथ बिना कैप के और बिना गॉगल के आपको ये जो फोटोग्राफ है ये यहाँ पर जो है खींचना है। और जिसमें कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि हाउ एवर स्पेक्स जो है वो अलाउड है, मतलब जो भी मान लीजिए कि आपको नज़र की प्रॉब्लम है, नेचुरली यहाँ पर जो है वो आपका जो चश्मा है वो लगा हुआ है, तो वो आप दोस्तों पहनकर फोटोग्राफ जो है वो ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन कोई भी स्टाइल वगैरह जो है वो आपने नहीं मारना है, इनका यही कहना है दोस्तों। थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि अगर बोर्ड आपका एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराता है, मान लीजिए कि किसी साल दोस्तों 12th में जो भी परसेंटेज आपकी रही है उसी बेसिस पर बोर्ड डिसाइड करता है कि 12th में जो भी आपकी परसेंटेज है उसी बेसिस पर यहाँ पर मेरिट बनता है, मेरिट तैयार किया जाता है। इसका मतलब होता है कि बोर्ड यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट नहीं करा रहा है, 12th के बेसिस पर ही आपका ये जो मेरिट है वो तैयार होता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि इन केस अगर बोर्ड जो है, बोर्ड को लगता है कि एंट्रेंस टेस्ट कराना चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर एडमिट कार्ड के ऊपर, मतलब जो भी एडमिट कार्ड होगा उसके ऊपर लिखा होगा कि कौन सी जगह पर आपको पेपर देने के लिए जाना है, एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए जाना है, ठीक है। और जो भी सेंटर आपका बना होगा, चाहे फिर जम्मू में बना है या श्रीनगर में बना होगा, जो भी आपके एडमिट कार्ड पर एक बार आपको सेंटर दे दिया गया वो किसी भी केस में यहाँ पर चेंज नहीं होने वाला है। तो वो यहाँ पर लिखा गया कि जो सेंटर्स हैं वो जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह पर होगा, और यहाँ पर जो टेस्ट सेंटर है एक बार अलॉट किया जाएगा तो वो चेंज नहीं होगा किसी भी अंडर एनी सरकमस्टांसेस।
और जो टेस्ट का मीडियम होगा यानी जो पेपर आपको दिया जाएगा ये इंग्लिश मीडियम में ही दिया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों लिखा है कि जो क्वेश्चन पेपर है उसका नेचर जो है वो कैसा है, ठीक है, किस तरीके का जो है क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि आपको एक क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले जब आप पेपर देने के लिए जाओगे अपना एडमिट कार्ड वगैरह लेके, तो आपको वहां पर क्या दी जाएगी, एक बुकलेट दी जाएगी, क्वेश्चन की बुकलेट दी जाएगी। मतलब उसमें कई सारे पेजेस होंगे, बुक टाइप की होगी। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है बोर्ड ने कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कैंडिडेट की कि वो कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले, मतलब जैसे आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलती है वैसे आप अटेम्प्ट करना शुरू मत कीजिए, थोड़ा सा चेक कर लीजिए ताकि कहीं पर कोई ब्लैंक पेज तो नहीं है, कोई मिसिंग पेज तो नहीं है, कहीं से कोई डैमेज तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है आपकी बुकलेट के अंदर, ठीक है। ऐसा आपके लिए ही फायदेमंद है दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसा होता है, मान लीजिए बीच में से कोई पेज जो है मिसिंग है, कोई क्वेश्चन मिसिंग है, तो अगर आप पहले से ही चेक कर लेते हैं और जो वहां पर इन्विजिलेटर होगा, जो कंसर्न इन्विजिलेटर होगा, उनकी नोटिस में आप लाओगे, तो वो सेम सीरीज की जो न्यू बुकलेट है वो आपको रिप्लेस करके दे देंगे, मतलब नई वाली आपको दे देंगे। तो इसमें तो आपका ही बेनिफिट है। इसलिए दोस्तों कितना मिनट का टाइम लगता है, 1-2 मिनट का ही टाइम लगता है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो जो पैरामेडिकल एग्जामिनेशन है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, वो एक सिंगल पेपर होता है। मतलब एक सिंगल पेपर आपको मिलता है जिसमें 4 सेक्शंस होंगे। इंग्लिश का सेक्शन होगा, फिजिक्स का सेक्शन होगा, केमिस्ट्री का सेक्शन होगा और एंड बायोलॉजी का सब्जेक्ट होगा। टोटल यहाँ पर 120 क्वेश्चंस होंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा करने के लिए। और अगर आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो 0.25 के आपके जो मार्क्स हैं वो माइनस किए जाएंगे, यानी कि दोस्तों काटे जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान से उसी क्वेश्चन का जो है वो आंसर चूज करना है जिसमें आपको श्योरिटी लगती है दोस्तों 100%। ओके, जिसमें आप कंफर्म हो तभी जाके टिक कर लीजिए, अदरवाइज आप छोड़ दीजिए ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो माइनस ना हो दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे 12th बेस्ड पैरामेडिकल इंक्लूडिंग जीएनएम, एएनएम और अदर जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, इनका एक सिंगल पेपर रहता है। सब्जेक्ट रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। 40-40 क्वेश्चंस यहाँ से आपके रहते हैं, जिसके लिए 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है करने के लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप का ये होता है, मल्टीपल चॉइस के आंसर होते हैं। मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इसके होंगे 1 2 3 4, जैसे 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से कोई भी जो भी आपको राइट लगता है वो आपको चूज करना होता है। और ये किस तरीके से आपको चूज करना होता है, तो इसका आंसर आपको देना पड़ता है OMR। OMR जो आंसर शीट होती है उस पर आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है। सैंपल के तौर पर यहाँ पर बताया गया है दोस्तों, थोड़ा सा इसके लिए नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल दी गई है कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन है उसको नोबेल प्राइज मिला था। ऑप्शन नंबर 1 थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, ऑप्शन नंबर 2 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ऑप्शन नंबर 3 जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में और ऑप्शन नंबर 4 है लेजर में। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। तो आंसर किस तरीके से करना है, इस तरीके से OMR शीट आपको मिलेगी और ये वाला तरीका सही है दोस्तों आंसर देने का। और ये जो दूसरा तरीका यहाँ पर बताया गया है ये एक गलत तरीका है आंसर देने का। और ये कौन सा है, सही तरीका। तो सही तरीका देखिए 11वें क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से इन्होंने सेकंड नंबर पर 11वें क्वेश्चन का सेकंड नंबर पर किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर डार्क करके आपको बताया है कि इसी तरीके से आपको डार्क करना है जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर देते हो। तो ओके, थोड़ा सा फिर से नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर कुछ शेड्यूल बताया गया है। टाइम शेड्यूल फॉर द कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन हॉल, मतलब आपको जो है पहले से ही 10-15 मिनट पहले से पहुंचना है। तो ये तो आपको पता ही है दोस्तों, लेकिन सिलेबस हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सिलेबस के बारे में क्या बताया था, एंट्रेंस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द कोर्स ऑफ स्टडी एंड सिलेबस ऑफ 10th क्लास।
तो 10th क्लास का जो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, मतलब 10th क्लास तक जो भी आपने पढ़ा होगा, तो 10th क्लास का ही यहाँ पर एक तरह से सिलेबस रहता है, जो भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। और इसके अलावा देख सकते हो यहाँ पर फिजिक्स से आपको पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन। टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 40। सॉरी, फिजिक्स में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से मतलब यूनिट नंबर 1 से आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? 40 क्वेश्चंस होंगे फिजिक्स से, जिसमें लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से 10 क्वेश्चंस होंगे। नीचे यहाँ पर सब टॉपिक्स बताए गए हैं, कौन कौन से आपको तैयार करने, वो आप यहाँ पर खुद से देखोगे। फिर दोस्तों यहाँ पर जो फिजिक्स में यूनिट सेकंड है, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, तो यहाँ से भी आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में आपको क्या क्या तैयार करना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर दोस्तों फिजिक्स में यूनिट थर्ड आता है इलेक्ट्रिसिटी का, जिससे 10 क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आपको क्या क्या तैयार करके जाना है? कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, ओहम्स लॉ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी, ये आपको तैयार करके जाना है। यहाँ से भी देखिए 10 क्वेश्चंस का आपको इलेक्ट्रिसिटी से भी पूछा जाएगा। फिर यूनिट चार्ज है फिजिक्स का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको क्या क्या तैयार करना है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर आप जो एक कंडक्टर है, अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो जो फोर्स वहाँ पर लगेगी, ठीक है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पर ये मैग्नेट है दो, और इसके बीच में क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, आपको समझाने के लिए जस्ट बता रहा हूँ। तो इसमें अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख रहे हो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पर एक फोर्स लगेगी एक तरह से, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर तैयार करके जाना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आप देख लीजिए, ये कुछ यहाँ पर टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं। इस तरीके से केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी 40 क्वेश्चंस का आपसे पूछा जाएगा, क्या क्या तैयार करना है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यूनिट 1, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूनिट 2, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपको तैयार करके जाना है, यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस का पूछा जाएगा। सब टॉपिक आप यहाँ पर खुद से देख लीजिएगा। इसी तरीके से एसिड, बेस और साल्ट आपको तैयार करके जाना है। और फिर आते हैं दोस्तों हम यहाँ पर बायोलॉजी में, ठीक है, यहाँ से भी 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लाइफ प्रोसेस जो सब्जेक्ट है, यहाँ से 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसी तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से यहाँ पर 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यहाँ से भी 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्या क्या तैयार करके जाना है यहाँ पर, वो आप यहाँ पर खुद से देखोगे, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो कई सारे यहाँ पर भी ये सब टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करके जाना है। इस तरीके से यूनिट 4 में देख लीजिए, यहाँ पर बायोलॉजी में हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स जो टॉपिक है, जो यहाँ पर जो आपका चैप्टर है वो आपको तैयार करके जाना है। इससे भी यहाँ पर 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरीके से आवर एनवायरनमेंट से भी 8 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो ये हो गया सिलेबस जो आपको तैयार करके दोस्तों एंट्रेंस टेस्ट में बैठना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे 12th क्लास में। इन केस एंट्रेंस एग्जाम अगर बोर्ड कंडक्ट नहीं कराता है उस केस में, ठीक है, अगर बोर्ड एंट्रेंस टेस्ट आपका कंडक्ट नहीं कराता है उस बेसिस पर जो है वो आपका यहाँ पर 12th के बेसिस पर ही मेरिट तैयार होगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और देख लेते हैं दोस्तों।
फिर यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो हैं वो बताई गई हैं, तो इनको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज सी द टेक्निकल इंफॉर्मेशन। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और देख लेते हैं। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया सिलेक्शन किस तरीके से यहाँ पर होती है। जैसे अगर बोर्ड एंट्रेंस टेस्ट कराता है तो आपको एंट्रेंस टेस्ट में बैठना होता है। ये जो सिलेबस मैंने आपको अभी ऊपर अभी बताया दोस्तों, तो वो सिलेबस तैयार करके आपको वहाँ पर बैठना होता है। एंट्रेंस टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आते हैं उस बेसिस पर मेरिट तैयार होता है और आपको फिर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपको प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस यहाँ पर अलर्ट किए जाते हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग में आपका कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट के जरिए जो है वो लिख सकते हैं, बता सकते हैं दोस्तों, ताकि मैं जो है आपके कमेंट से मुझे हेल्प मिल सके और मैं आपके लिए उसी के रिगार्डिंग में जो है वो नेक्स्ट वीडियो जो है वो ला सकूं। ठीक है, तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।